कहानी के शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर किरिसिमा दिखाया जाता है, जिसको एक लड़की की फोटो दिखाई जाती है और ये ना इसके फियांसे होने वाली थी। और किरिसिमा को ना उस लड़की की फोटो काफी ज्यादा पसंद आता है और इस लड़की का नाम ना योशिना होता है। और इसके बाद हमें योशिना का सीन दिखाया जाता है और वो ना अपने दादा के ऊपर ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी, क्योंकि दो गैंगस्टर के क्लब जो है ना वो आपस में समझौता कर रहे थे। ये एक न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था। योशिना को ना उस बात पे गुस्सा नहीं आ रहा था कि उन दोनों क्लब की फाइटिंग खत्म होने वाली है, बल्कि इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि उसके लास्ट में लिखा हुआ था कि उन दोनों के ग्रैंड चाइल्ड जो है वो एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और क्या पता फ्यूचर में उन दोनों की शादी भी हो जाए। और वो बोलती है कि मैंने तो आज तक कभी किरिशिमा को देखा ही नहीं, तो मैं आखिरकार उसके क्लोज कैसे हो गई। और ग्रैंडपा बताते हैं कि तुम्हारी एज 17 साल हो गई है, बट तुमने आज तक कभी भी किसी लड़के से बात नहीं की, तो अब मुझे ही जिम्मेदारी उठानी होगी और तुम्हारे लिए मैंने एक काफी अच्छा सा लड़का ढूंढा है। और वो ना दूसरे गैंग का लीडर का पोता होता है, लेकिन योशिना ना भाई साफ मना कर रही थी इस बात के लिए। और उसके दादा ना उसको काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार तुम देख के तो आ जाओ, अगर ना पसंद आए तो उसके बाद मना कर देना। और योशिना को ना उस बंदे का नाम जान के ना, मतलब कि किरिशिमा जान के ना, उसको लगता है कि वो भी कोई गैंगस्टर ही होगा। और तभी ग्रैंडपा बताते हैं कि भाई वो कोई गैंगस्टर नहीं है, बल्कि वो अभी भी हाई स्कूल में ही पढ़ाई कर रहा है। और इसके बाद योशिनो ना किरिशिमा से मिलने के लिए ना टोक्यो जाती है और वहाँ पे ना उसका घर तो काफी ज्यादा बढ़िया होता है और दो बॉडीगार्ड उसको घर के अंदर भी लेके जाते हैं। और हमें ना दूसरे टीम का लीडर भी दिखाया जाता है और ये ना योशिना को काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, बट उसको पता था कि ये किरिशिमा नहीं है और उसके बारे में पूछती है वो। और गाकू बोलता है कि वो ना तुम्हारे पीछे खड़ा है। और किरिशिमा ना वहाँ पे बॉडीगार्ड बनने की एक्टिंग कर रहा था और वो ना योशिना का रिएक्शन जानना चाहता था। और इसके बाद किरिशिमा उसको पूरा घर दिखाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पे टोक्यो में रहने वाली हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट भी ले लिया है ताकि तुम वहाँ पे आराम से रह सको। लेकिन योशिना को तो पता ही नहीं था कि उसको यहाँ पे रहना भी है या फिर नहीं। और इसके अगले दिन ना योशिनो एकदम रेडी हो जाती है अपने स्कूल जाने के लिए। और वो ना एकदम रेडी इसलिए थी क्योंकि ना वो किसी को भी मना नहीं कर पाती थी। और स्कूल में ना किरिशिमा ना उसको उसकी क्लास दिखाने के लिए ले जाता है और योशिनो ना वहाँ पे किरिशिमा के बारे में सोचने लगती है कि लगता नहीं है गैंगस्टर के परिवार से ये इतना ज्यादा शांत है कि। और इसके बाद जब वो क्लास में बैठी होती है ना, तभी उसके पास तीन लड़की आती है और वो ना किरिशिमा के बारे में पूछती है कि हमने तुम दोनों को देखा था एक साथ। और तभी योशिनो बताने लगती है कि हम वैसे देखा जाए तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं है, बट फिर भी हम दोनों एक साथ रहने वाले हैं। और इसके बाद वो तीनों ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जब वो बाहर जाती है ना, तो किरिशिमा उसका बाहर वेट कर रहा होता है। और इसके बाद योशिनो बोलती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो। और तभी किरिशिमा बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, उन सभी को पता है कि मैं किसका बेटा हूँ और इस कारण वो सभी लोग मुझसे काफी ज्यादा डरते हैं। बट सच बताऊं तो आज के टाइम पे ना याकुजा का बिल्कुल भी डर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस वालों को कॉल करे ना और बताए कि याकुजा परेशान कर रहे, तो भाई वो 1 मिनटों में उठ के आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन लोगों के मन में ना मेरे लिए बिल्कुल भी डर होना चाहिए या फिर होगा। और तभी योशिना बोलते हैं बट फिर भी सभी लोग केवल तुम्हें ही घूरते रहते हैं। और तभी किरिशिमा बोलता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट भाई वो इस टाइम पे हंस रहा था ना, काफी ज्यादा क्रीपी सा लग रहा था। और रात के टाइम पे ना योशिना सो रही होती है, बट उसको ना बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि ना उसके दिमाग में ना केवल किरिशिमा ही किरिशिमा घूम रहा था। मतलब कि उसकी जो वो क्रीपी वाली स्माइल थी ना वो। और इसके बाद वो बाहर जा रही होती है और तभी वो देखती है कि किरिशिमा ना बाहर से घर में आ रहा है और उसके ना हाथों और कपड़ों पे ना काफी ज्यादा ब्लड भी लगा हुआ था। और इसके बाद अगले दिन स्कूल में ना योशिना किरिशिमा को बोलती है कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। और किरिशिमा वहाँ पे हाँ बोलता है और इसके बाद वो क्लास लेने के लिए चला जाता है। और इसके बाद जब योशिना अपनी क्लास लेने जा रही थी ना, तभी वो तीनों लड़कियों को देखती है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं किरिशिमा के बारे में। और वो तीनों बात कर रहे थे कि शायद ना वो लड़की ना उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, मतलब कि किरिशिमा की। और कुछ जगह तो ये अफवाह फैल रही थी कि शायद योशिनो ना बॉडी बेचती है किरिशिमा को, कुछ आप समझ रहे हो ना, वो पैसे में जो होता है वो वाला सीन। और इसके बाद योशिना ना वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। और इसके बाद शाम के टाइम पे वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और योशिनो बोलती है कि तुम 2 मिनट वेट करो, मैं थोड़ा पैसे लेके आती हूँ, मतलब कि एटीएम से। और जब वो जा रही होती है ना, तब यहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि योशिनो को ना काफी ज्यादा परेशान करने लगते हैं। और वो सभी ना उनको उसके साथ चलने के लिए बोल रहे थे। और योशिनो की कमजोरी को तो आपको पता ही है कि वो कभी भी किसी को मना नहीं कर पाती और वो ना उनके साथ जाने भी लगती है। और तभी वहाँ पे किरिशिमा भी आ जाता है और किरिशिमा को पता था कि भाई ये किस तरीके के लड़के हैं। और किरिशिमा ना उसको ऐसा करने से मना करता है, बट वो बंदे ऐसा नहीं मानते ना। तो इसके बाद किरिशिमा ना अपने फॉर्म में आता है और काफी गंदी तरीके से पीटने के बाद बोलता है कि तू भी याद रखियो और अपने परिवार वालों को भी याद रखियो कि इस लड़की से ना थोड़ा दूर ही रहे। और उन सभी को समझाने के बाद ना वो योशिनो को लेके जा रहा होता है और उसको ना रास्ते में बताता है कि तुम ना जरा यहाँ पे थोड़ा संभल के रहा करो, क्योंकि वहाँ पे पता था कि तुम किसकी पोती हो, बट यहाँ पे किसी को भी नहीं पता, तो इसलिए तुम्हें ढंग से रहना होगा। और इसके बाद योशिनो उससे माफी मांगने लगती है और किरिशिमा बोलता है कि कोई बात नहीं। और इसके बाद योशिनो बोलती है कि तुम्हारे कपड़े में ना ब्लड लगा हुआ है और अगर ऐसा ही रहा तो कोई भी तुम्हें पकड़ लेगा, मतलब कि पुलिस वाले को कॉल कर देगा, तो भाई पकड़ ही तो लेगा इसको। और इसके बाद
जैसे ही किरिसिमा अपना जैकेट उतारता है ना, टी शर्ट मतलब की, तो उसके पूरे बॉडी पे ना याकुजा का टैटू होता है और देखने में तो सच में काफी ज्यादा बैडएस लग रहा था। और इसके बाद किरिसिमा ना योशिना को टच करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो ना उसको टच नहीं करने देती है। और किरिसिमा ने यहाँ पे थोड़ा अलग सा वे में व्यवहार कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई ये गैंगस्टर की पोती है तो इसका व्यवहार थोड़ा खतरनाक सा होगा, बट ये तो काफी ज्यादा मासूम सी है। और किरिसिमा को ना इस टाइप की लड़कियां काफी ज्यादा पसंद थी, जिसे दूसरी लड़कियां काफी ज्यादा नफरत करती हो या फिर उसके कभी कोई दोस्त ही ना बने हो, वो हमेशा अकेली रहती हो। और उसको लग रहा होता है कि योशिना कम से कम उसको 1 साल तो एंटरटेन कर ही देगी, बट भाई इसके साथ रहना तो काफी ज्यादा पेन वाली बात है। और इसके बाद तभी किरिसिमा बोलता है कि क्या तुम ओसाका फिर से चली जाओगी, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे रहने का ना कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर तुम यहाँ पे रहना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हें थोड़ा बहुत तो मेरे ढंग से रहना होगा। और मतलब कि इसका मतलब ये था कि थोड़ा मेरे टाइप से वैल्यूएबल बनने का मतलब था कि इसको बॉडी अपनी दे दे, कुछ इस टाइप की बात। आप लोग समझ रहे होगे भाई, अब ये अपना गैंगस्टर वाला फॉर्म दिखा रहा है ना, मतलब कि अभी तक तो जेंटलमैन वाला फॉर्म दिखा रहा था, बट अब इसका रियल फॉर्म बाहर निकल रहा है। और इसका ना इस टाइप का एक सर्विस भी था, और वो उसको बोलता है कि तुम वहां पे जाके काम कर सकती हो, और अगर तुम वहां पे काम करोगे ना तो कम से कम 10 से 15 लाख तो 1-2 महीने में कमा ही लोगी। और अगर तुम ऐसा ना करना चाहो तो तुम अपने घर पे वापस जा सकती हो और अपने दादाजी को ना ये सारी बातें बता देना, क्योंकि किरिशिमा को ना भाई फाइट करना पसंद था, वो इसी टाइप का बंदा था। लेकिन योशिना को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई वो किस टाइप का बंदा है, उसको तो काफी ज्यादा शरीफ समझ रही थी मैं। और इसके बाद जब वो अपने लॉकर में अपने शूज लेने के लिए जाती है ना, तो भाई उसके लॉकर काफी ज्यादा गंदा होता है और उसको समझ में आ जाता है कि ये काम किसका है। और आप लोगों को भी दिख ही रहा होगा, साइड में छिपके ये सब देख रहे हैं। और इसके बाद योशिना ना अपने जूते को धो रही होती है, और तभी उसके दादाजी का फोन उसके पास आता है हालचाल पूछने के लिए ही। और दादाजी को पता चल चुका था उसकी बात से कि भाई उसका सीन काफी ज्यादा खराब है, लेकिन उसके बाद भी वो बोलता है कि तुम्हें 1 साल वहां पे बिताना है, और 1 साल तुम किसी भी तरीके से ना किरिशिमा को अपने प्यार में गिरा दो, तुम इस तरीके से गिरा दो कि वो तुम्हारे बिना रह ही ना पाए। और ये बातें सुन के ना भाई योशिना की तो हालत एकदम खराब हो चुकी थी, भाई काफी गंदी तरीके से फंस गई थी। और इसके बाद ना वो कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं जाती थी, मतलब कि वो 1 से 2 वीक स्कूल नहीं गई। और इसके बाद वो किरिशिमा के पास जाती है और वो ना उसको 40 लाख रुपए लाके देती है। और किरिशिमा ने बोला था ना कि तुम अपनी बॉडी बेच देना, और योशिना ने ना कुछ वैसा ही किया था, मतलब कि उसने अपनी एक किडनी बेच दी थी। भाई लिटरली भाई तू गैंगस्टर की बेटी है, दूसरों की किडनी बेचना, तो अपनी क्यों बेच रही है। और इसके बाद वो डिसाइड करते हैं इन तीनों लड़कियों को उसकी औकात दिखाने का, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई उनको तो काफी गंदा पीटने वाली है और काफी गंदे नजारे दिखाने वाली है, मतलब कि हेल जाना पड़ेगा इन सभी को अब। और भाई योशिनो का ये वाला फॉर्म देख के ना किरिशिमा उसके प्यार में गिर जाता है, और वो ना वहीं पे उसको प्रपोज कर देता है और बोलता है कि मैं तुमसे अब भी कभी शादी करना चाहता हूँ। और वो चाहता है कि बस तुम मेरी लाइफ यहीं पे बर्बाद कर दो। और योशिनो ना वहाँ पे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, बट वो ऐसा नहीं कर पाती। और इसके बाद योशिनो ना लंच कर रही होती है बैठ के, लेकिन उसके ना काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले उसका ऑपरेशन हुआ है, और उसको किरिशिमा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो उसको याद कर रही होती है ना, तभी किरिशिमा भी वहाँ पे आ जाता है, और किरिशिमा ना लगातार उसका पीछा किए जा रहा था। भाई अब उसको काफी ज्यादा पसंद आ गई थी योशिनो, और उसने ना उसके एक डिवाइस में जीपीएस भी फिट कर दिया था ताकि वो उसको हर वक्त पे ढूंढ सके। और योशिनो को तो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन किरिशिमा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और वो तभी बताता है कि आज मेरे दादाजी को बात करना है। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों ही हमें दिखाए जाते हैं जो कि उसके घर पे होते हैं। और इसके बाद ना वहाँ पे उसके ग्रैंडपा नहीं आते, उसके ग्रैंडपा का ना असिस्टेंट आता है, क्योंकि ग्रैंडपा ना अभी कुछ काम करने में बिजी थे। और असिस्टेंट बताता है कि आकाजा एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट की बेटी ना मिसिंग हो चुकी है। और योशिना को कुछ भी समझ में नहीं आया था, और किरिशिमा उसको समझाने लगता है कि याकुजा गैंग ना क्लैन के अकॉर्डिंग चलता है। सबसे पहले मेन फैमिली आती है, फिर उसके बाद दूसरी फैमिली, और साथ ही बिजनेसमैन की फैमिली भी आती है। और जो लड़की अभी गायब हुई है ना, वो लगभग अपने ही एज की है। और अभी ना योशिना को ना थोड़ा वार्निंग दे देता है कि तुम ना अभी थोड़ा किरिशिमा के पास रहना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी काफी बड़ा खतरा आ सकता है। और यह सुनकर ना योशिनो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और उसका मन कर रहा था किरिशिमा को मार देने का। और किरिशिमा को ना इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा आता है योशिना के पास और बोलता है कि मैंने होटल की बुकिंग कर रखी है, तो हम दोनों वहाँ पे जाने वाले हैं। और योशिनो सोचती है कि शायद किरिशिमा को ना इसके बारे में कुछ पता है। और योशिनो बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और इसके बाद वो दोनों हमें डिनर पे दिखाए जाते हैं, और खाना ना योशिनो को काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो मेन टॉपिक पे बात करती ही नहीं है उस टाइम पे। और इसके बाद तभी योशिनो पूछता है कि आखिरकार तुम्हें मुझ में पसंद क्या आ गया। और तभी किरिशिमा बताता है कि तुम्हारी हर एक चीज। और इसके बाद ना किरिशिमा उस लड़की की फोटो देता है योशिनो को। इस लड़की का नाम शियोरी होता है, और इसकी एज ना 20 साल थी, और साथ ही इसके लेफ्ट हैंड पे ना टैटू भी था। और किरिशिमा ना इससे 2 साल पहले मिला था, और इस लड़की का बिहेवियर ना सच में काफी ज्यादा अजीब है, इसलिए किरिशिमा को लगता है या तो ये लड़की कहीं पे भाग चुकी है, या फिर ये ना अपने आप को किसी के हाथों बेच दी है। और योशिनो बोलते हैं कि हमें थोड़ा इसके लिए अलर्ट भी रहना चाहिए। और किरिशिमा को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो एकदम नॉर्मल था। और इसके बाद किरिशिमा बताने लगता है कि गाकू जो है वो मेरे रियल ग्रैंडफादर नहीं है, बल्कि वो मेरे ग्रैंडफादर के भाई है, क्योंकि गाकू ने कभी
कभी शादी ही नहीं की थी तो उनके पोते कहाँ से हो सकते हैं। तो वो जो किरिशिमा के रियल ग्रैंडफादर है ना, उनके बड़े भाई है, तो एक तरह से ग्रैंडफादर ही तो हुए। और तभी किरिशिमा के पास फोन आता है और उसको बताया जाता है आकाजाका एंटरप्राइजेस है ना, उसका एक बंदा अभी मरा हुआ मिला है और इससे पता लगता है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। और किरिशिमा को ये भी पता था कि शियोरी ना कहाँ पे जुआ खेलने के लिए जाया करती थी। और इसके बाद ना योशिनो अपने बाल को ठीक करवाने के लिए जाती है क्योंकि उसके बाल ना काफी ज्यादा खराब हो चुके थे। और उसकी जो ड्राइवर थी ना, उसको ऐसा फील हो रहा था कि किरिशिमा और योशिना के बीच में ना काफी ज्यादा क्लोजनेस आ रही है। इनामोरी बताता है कि मैं पहली बार किरिशिमा से ना मिडिल स्कूल में मिला था और लिटरली उसने मिडिल स्कूल में ही ऐसा पंगा खड़ा कर दिया था ना भाई, उसने इतना खतरनाक सीन कर दिया था कि उस सीन को ना उसके फैमिली वाले भी कवर नहीं कर पा रहे थे। और इसके बाद गाकू को वहां पे आके उसको बचाना पड़ा और तब से ना किरिशिमा गाकू का ही पोता बन गया। और उसने किया क्या था, 20 बच्चों की ना हड्डियों को काफी गंदी तरीके से तोड़ दिया था, इतना गंदा उनको मारा था कि ये सारी बातें योशिना सुनी रही होती है। और तभी उसको शियोरी दिखाई दे जाती है और इसके बाद वो किरिशिमा को फोन करके बता देती है सब कुछ। और किरिशिमा भी बताता है कि शियोरी कभी गायब हुई नहीं थी, उसके फादर भी अंडरग्राउंड हो रखे हैं इस टाइम पे। और इसके बाद योशिना ना अपना लोकेशन भेज देती है और ये लोकेशन ना गाकू के एरिया में नहीं आता था बल्कि केंजी के एरिया में आता था, मतलब कि शियोरी के ग्रैंडपा के एरिया में आता था। और इसके बाद किरिशिमा वहाँ पे आ जाता है और योशिना ना लाइफ में पहली बार किसी क्लब के अंदर जाती है, मतलब कि वो इससे पहले ना कभी क्लब ही नहीं गई थी। और योशिना सोच रहे थे कि आखिरकार ये बच्चे लोग पढ़ाई करने के बहाने, स्कूल जाने के बहाने यहाँ पे आके क्या क्या चीजें कर रहे थे, मतलब कि वो किसिंग विसिंग देख के। और शियोरी ना अपने प्राइवेट रूम में कुछ कर रही होती है और ये सारा बखेड़ा भी जो कुछ भी हो रहा है वो सभी कुछ उसी के कारण हुआ था। और ये ना अभी ये गैंगस्टर के साथ बैठी हुई है और इसने ना भाई उस गैंगस्टर के ना 500 मिलियन के स्कैम कर ली है। मतलब कि सोच रहे हो भाई 500 मिलियन का स्कैम, मतलब कि भाई तभी नेक्स्ट लेवल है भाई इस एनिमे के अंदर। और इसके बाद तभी किरिशिमा वहाँ पे आ जाता है और किरिशिमा को पता था कि शियोरी ना जापान छोड़ के जाने वाली है। और किरिशिमा को बता देता है कि तुम्हें जापान छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ ना तो भाई आगे वाली फैमिलियों के साथ भी काफी बड़ा पंगा हो सकता है। और इसके बाद तभी कुछ बंदे ना अगेन वहाँ पे योशिना को परेशान कर देते हैं और बस यही काम काफी था किरिशिमा को उकसाने के लिए। वो सबसे पहले तो एक बंदे की आंख में ना कांटे वाला चम्मच मारता है और इसके बाद ना वो बाकी बंदों को भी काफी गंदी तरीके से मारता है। और ये सारी बातें देख के ना योशिना को ना वही किरिशिमा के मिडिल स्कूल वाली बातें याद आ जाती है जब उसने 20 बंदों के हड्डियों को तोड़ा था कि हाँ भाई ये बंदा वो सब काम कर सकता है, इसकी हरकतें देख के तो पता चल रहा है। और एक बंदा ना किरिशिमा को ना पीछे से मारने वाला था बट भाई योशिना भी कुछ कम थोड़ी ना होती है, अपने हेयर ड्रायर से उसको धो देती है। और भाई ये सारी चीजें देख के ना किरिशिमा ना और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है योशिना को लेके। और किरिशिमा ना काफी गुस्से में ना उस बंदे को और भी ज्यादा मारने के लिए जाता है क्योंकि भाई उसने योशिना को टच किया था। और योशिना ना भाई इसके बाद किरिशिमा को मारने लगती है और बोलते हैं कि बस बहुत हुआ, तुमने कुछ ज्यादा ही पीट लिया, अब उसको छोड़ दो नहीं तो वो मारा जाएगा। और शियोरी भी हमें बेहोश दिखाई देती है और भाई इसका तो केस सॉल्व हो गया था, ये तो मिल चुकी थी। और इसके बाद अगले दिन स्कूल में ना किरिशिमा को तो काफी गंदी तरीके से पीटा गया था, मतलब कि गाकू ने पीटा होगा, लेकिन उसने शियोरी को ढूंढ दिया था इसलिए उसको 10 मिलियन मिलते हैं और वो ये सारा ना योशिना को दे देता है क्योंकि उसी की वजह से शियोरी मिली थी। लेकिन योशिना जो होती है ना भाई वो पैसों को रिजेक्ट कर देती है और बोलती है कि मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए। और इसके बाद जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं स्कूल से तभी किरिशिमा की नजर ना एक बाइक पे जाती है और उसको फील हो जाता है कि ये बंदा ना हमारा पीछा कर रहा है। और किरिशिमा ना इस टाइम तो इसको इग्नोर कर देता है और अपने घर जाने लगता है। और इसके बाद ना किरिशिमा ना हमें एक लड़की के साथ मजे लेते हुए दिखाई देता है, आप लोग मजे भी देख सकते हो। और तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे पता लगा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी है। और किरिशिमा ना वहाँ पे काफी एक्साइटेड होते हुए ना उसकी फोटो दिखाता है और वो लड़की भी वहाँ पे फोटो देखने लगती है और बोलती है कि ये फोटो तो ऐसा फील हो रहा है कि छिप के लिया गया है। और किरिशिमा बताने लगता है कि हाँ अगर मैं योशिना की फोटो लेता हूँ तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अगर मैं इस तरीके की हरकतें करता हूँ तो काफी गुस्सा हो जाती है और फिर मुझे काफी डर लगता है कि कहीं वो मुझे मार मूर ना दे। और वो लड़की भी बोलती है कि अच्छा इसका मतलब तुम मुझसे काफी ज्यादा डरते हो, तो मतलब कि काफी ज्यादा गुस्से वाली लड़की होगी और क्या पता योशिना का कोई बॉयफ्रेंड हो। और ये बात सुनकर ना किरिशिमा भी काफी हैरान होता है और इसके अगले सीन में ना वो उसके रूम में जाता है और किरिशिमा वहाँ पे सो रखी थी और उसको लगता है कि क्या पता उसके ग्रैंडपा हो और वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। और अगले दिन जब वो सो के उठती है ना तभी उसको रियलाइज होता है वो तो टोक्यो में है, ओसाका में तो है ही नहीं जो उसके ग्रैंडपा यहाँ पे आएंगे। और काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और वो पक्का किरिशिमा होगा और मुझे अपना चाकू अपने पास रख के सोना चाहिए। और अगले दिन सेम वही होता है, किरिशिमा उसके रूम में जाता है और योशिनो सोचती है कि स्टार्टिंग में मैं कुछ नहीं करूंगी, अगर वो कुछ हरकतें करेगा ना मैं उसके बाद ही कुछ करूंगी। लेकिन किरिशिमा ना वहाँ पे बैठने के बाद ना योशिनो के बाल बनाने लगता है और इसके बाद तभी योशिना ना उसको चक्कू मारती है, लेकिन किरिशिमा ना उसको काफी आसानी से डॉच कर लेता है। और इसके बाद तभी किरिशिमा योशिना को बिठाता है और योशिना को तो वहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा था और वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम इस कमरे में क्यों आए और साथ ही तुम इस कमरे में आए कैसे, क्योंकि मैंने तो ताला लगा रखा था ना। किरिशिमा ना काफी चौड़ में बोलता है कि मैंने ना एल्यूमिनियम फॉइल का यूज किया था लॉक को खोलने
सोने के लिए। और इसके बाद तभी योशिनो बोलते हैं कि आखिरकार तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। और तभी किरिशिमा बोलता है कि मुझे किसी ने पॉइंट आउट किया था कि तुम हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा ही रहती हो, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ना रात में आके देखा करूँ ताकि तुम मेरे ऊपर गुस्सा ना करो, क्योंकि वो सोते हुए तो मुझे कुछ भी नहीं करेगी ना। और ये सच में काफी ज्यादा वियर्ड भी था भाई। और इसके बाद योशिना उसको समझाने लगते हैं कि तुम्हें घर पे ना टाइम पे आना चाहिए और साथ ही हर वक्त ना तुम्हें लड़कियों के साथ नहीं सोना चाहिए। और किरिशिमा हैरान होते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता। और तभी योशिना बताती है कि तुम्हारे गर्दन पे लव बाइट साफ साफ दिख रहा है। और इस चीज से ना ज्यादा मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे दादा भी इतनी लड़कियों के साथ सोते हैं ना कि अगर उनके हर एक के बच्चे होने लगे ना तो भाई हम ना पूरी एक टाउन बना सकते हैं, इतने बच्चे हो जाएंगे हमारे साथ। और इसीलिए योशिना ज्यादा गुस्सा नहीं करती और बोलती है कि तुम्हें जो भी कुछ करना है तुम कर सकते हो, बट अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता ना तो मैं उसको जान से मार देती, मतलब कि टाइम पास अगर मेरे साथ कोई करता तो। और तभी किरिशिमा बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे मार सकती हो जान से। और तभी योशिनो बोलते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करती। और तभी किरिशिमा बोलता है कि तुम चाहे मुझे पसंद ना करो, लेकिन मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और मेरे दिमाग में केवल तुम ही हर वक्त घूमती रहती हो। और इस कारण ना मैं स्कूल के बाद अब काफी जल्दी घर आ जाता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें देख सकूं। योशिनो बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नफरत करती हूँ, बट ये सीन है ना कि तुम कभी भी कुछ भी कर जाओ, उसका कोई पता ही नहीं चलता। और इसीलिए मैं ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहती। बट तुम्हारे अंदर एक अच्छी बात है कि तुम जिसके लिए पसंद करते हो, जिसको पसंद करते हो, जिसको दिल से मानते हो, उसके लिए तुम कुछ भी कर जाते हो। और अपनी तारीफ सुनने के बाद ना वहाँ पे किरिशिमा कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो सीधा योशिना को हक कर लेता है, मतलब कि काफी टाइटली पकड़ लेता है। और इसके अगले दिन ना किरिशिमा के पास ना एक लेटर आया होता है और ये ना रेंजी का होता है। और किरिशिमा ने ना माफी मांगा था, क्योंकि जो पिछली रात हमें मैटर देखने को मिला था ना पिछले टाइम, तो उस मैटर में वो योशिना को भी लेके गया था, इसलिए वो माफी मांगा होता है। और योशिना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और योशिना के लिए ना वहाँ पे एक फोटो एल्बम होता है और योशिना के डैड होते हैं उसमें। और योशिना के डैड को ना बिल्कुल भी वायलेंस पसंद नहीं था और इसलिए उनकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई थी और वो घर छोड़ के चले गए थे। बट एक कार एक्सीडेंट में ना वो मारे गए थे और उस टाइम पे ना योशिना अपने मदर के पेट में होती है। और तभी किरिशिमा बताता है कि आज तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ पे आने वाले हैं। और इसके बाद गाकू बताता है कि तुम्हें इस मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है, मतलब कि उन दोनों को। तभी किरिशिमा को ना ये सारी बातें सुनकर याद आती है और वो कुछ फोटोज लेके आता है जहाँ पे दोनों ग्रैंडफादर होते हैं, मतलब कि रेंजी और गाकू दोनों ही हमें उस फोटोज में दिखाए जाते हैं। पर उन फोटोज से ना एकदम साफ क्लियर हो रहा था कि वो दोनों ना स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा क्लोज थे और इसके बाद वो दोनों मिलते भी हैं एक दूसरे से। और रेंजी जो होता है ना वो काफी सारी कैंडीज ना गाकू के जेब में डाल रहा होता है जबरदस्ती। और तभी वहाँ पे आकी भी आता है और ये ना उन्हीं के मेंबर्स होते हैं और साथ ही ये भी स्टार्टिंग से इन दोनों का दोस्त था। और रेंजी ना इसको भी जबरदस्ती चॉकलेट देता है और इसके बाद ना रेंजी भी वहाँ से चला जाता है। और जो बंदा किरिशिमा और योशिना का पीछा कर रहा था ना वो हमें पता लगता है कि योशिना का ना फ्रेंड होता है। और योशिना उसको कुछ फोटोज ढूंढने के लिए बोलती है उसके घर पे और वो बंदा वो करने के लिए मान भी जाता है। और इसके बाद ना योशिना ना एक बंदे से मिलने के लिए जाती है और ये ना इन्हीं का मेंबर होता है और इसी ने ना योशिना को बचपन से पाल के बड़ा किया है। और तभी ये बताता है कि ग्रैंडपा भी किसी मीटिंग में गए हैं और वो सब किरिशिमा के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करते हैं कि वो एकदम साइको है। और तभी वहाँ पे ना योशिना का दोस्त आ जाता है और इस बंदे का नाम ना शोमा होता है। और इसके बाद हमें मियामा हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना एक बंदा इनामोरी से परमिशन लेता है वही बेसमेंट वाले घर को साफ करने का। और वो जो बेसमेंट वाला घर था ना वो इस टाइम पे किरिशिमा यूज किया करता था। हमें योशिना और सोमा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका दोस्त ना पूरी रात ट्रेवल करके ना ओसाका से उसके लिए ना वही एल्बम लेके आया था और वो ना इस काम को करने के लिए इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था कि वो अपने कपड़े लाना भी भूल गया था। और हमें ना किरिशिमा दिखाया जाता है जो कि अपने बेसमेंट वाले रूम को ना एकदम मतलब कि हेडक्वार्टर की तरह बना रखा था और उसने ना सोमा का पूरा डिटेल निकाल रखा था, मतलब कि उसको सब कुछ पता था सोमा के बारे में। और हमें सोमा भी दिखाया जाता है जो कि योशिना के साथ बढ़िया बैठ के डिनर कर रहा होता है। और यहाँ का सीन देख के एकदम साफ पता चल चुका था कि ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज है। किरिशिमा योशिना के साथ शादी करना चाहता है और योशिना को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और वहाँ पे योशिना अपना प्लान भी बताती है और वो ना 1 साल तक ना किरिशिमा को अपने प्यार में काफी लट्टू बना देगी, पागल कर देगी और इसके बाद उसको छोड़ के ओसाका चली जाएगी। और इसको ऐसा लग रहा है कि वो साइको इसको जाने देगा। भाई वो उसकी हरकतें ऐसी है ना कि वो ओसाका पहुंच जाएगा इसको लेने के लिए, मतलब कि आप लोग समझ रहे होंगे। और इसके बाद ना उन्होंने खाना खा लिया था और इसके बाद शोमा ना योशिना को अपने रूम में लेके जाती है और योशिना ना सच में फील हो रहा था कि ये इसके साथ ना काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। और वो ना अपने दिल की बात बताने लगती है कि वो ना एकदम रेडी है अभी किरिशिमा को मारने के लिए। और वो ना किरिशिमा के अलावा ना और किसी पे भी डिपेंड नहीं होना चाहती टोक्यो में। और वो सोचती है कि किरिशिमा ना काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी है, क्योंकि वो ना कभी भी कुछ भी कर सकता है। और कभी कभार मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे सब कुछ छोड़ के ना ओसाका लौट जाना चाहिए। और तभी सोमा बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर अभी चलते हैं और अगर तुम चाहो तो मैं किरिशिमा को मार भी सकता हूँ और ये ऑफर तुम्हारे लिए हर वक्त चालू रहेगा और तुम्हारे पास काफी ज्यादा टाइम है, तुम इसके बारे में सोच के मुझे बता देना। और इसके बाद ना
ना सोमा हमें बाहर सिगरेट पीता हुआ नजर आता है और तभी वहाँ पे किरिशिमा भी आ जाता है और किरिशिमा बोलता है कि मैं योशिना को घर पे ले जाने के लिए आया हूँ, लेकिन सोमा बोलता है कि तुझे पता कैसे चला कि वो यहाँ पे है। और किरिशिमा वहाँ पे बात घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन सोमा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको फील हो रहा था कि किरिशिमा उससे लड़ने के लिए आया है, लेकिन किरिशिमा पहले ही बता देता है कि मैं तुझसे लड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया और मुझे पता चल चुका है कि तू योशिना के फैमिली जैसा है, क्योंकि जब मैं योशिना के साथ शादी करूंगा तो तू ऑटोमेटिक मेरा साला बन जाएगा। तभी सोमा बोलता है कि तू किसके ऑर्डर पे काम करता है और किरिशिमा बताता है कि मैं किसी के भी ऑर्डर पे काम नहीं करता, मैं अपना काम खुद ही करता हूँ। और वैसे भी अगर मैं योशिना के साथ शादी नहीं करूंगा तो भाई काफी तगड़ा वाला वॉर छिड़ जाएगा यहाँ पे, मतलब कि साउथ और वेस्ट गैंगस्टर के बीच में। और किरिशिमा को ना ये भी पता था कि योशिना ने यहाँ पे कुछ और ही रीजन से आ रखी है, ना कि शादी के रीजन से। और उसको ये भी पता था कि रेंजी ना किरिशिमा के साथ योशिना की शादी होने ही नहीं देना चाहता, वो बस 1 साल यहाँ पे टाइम स्पेंड करवाना चाहता है ताकि ये वॉर खत्म हो जाए, या फिर कुछ और रीजन हो सकता है। और एक तरह से रेंजी ना किरिशिमा को यूज करना चाहता है और किरिशिमा को ये सारी चीजें पता थी, लेकिन उसके बाद भी उसने ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि भाई किरिशिमा सच में योशिना को प्यार करता था। और तभी वहाँ पे योशिना आ जाती है और दोनों को आमने सामने देख काफी हैरान होती है। और तभी योशिना बोलती है कि तुमने कौन सा ट्रैकर लगा रखा था, और किरिशिमा बताता है कि फोन में लाइव ट्रैकर उसने लगाया था। और सोमा को लगता है कि अब योशिना को लेके ना भाई ओसाका वापस चले जाना चाहिए, लेकिन किरिशिमा उसको वहाँ पे रखना चाहता था। और किरिशिमा ये भी बोलता है कि भाई तू बाहर का बंदा है और हमारी फैमिली मैटर में ना तो अपना टांग मत अड़ा। और ये बात सुन के योशिना काफी गुस्सा होती है और वो बोलती है कि सोमा मेरी फैमिली है। और इस बात पे ना किरिशिमा ज्यादा बहस नहीं करता और वो चुपचाप माफी मांग लेता है वहाँ पे उन दोनों से। तभी योशिना बताते हैं कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए क्योंकि कल तुम्हें ओसाका भी जाना होगा। और अगले दिन सोमा स्टेशन पे होता है और काफी लेट योशिना वहाँ पे पहुँचती है और फिर से सोमा वही टॉपिक छेड़ता है कि तुम्हें भी चलना चाहिए मेरे साथ में। और मुझे भी किरिशिमा ना काफी ज्यादा पागल सा बंदा लगता है। और सच बात तो ये है कि योशिना को भी ओसाका जाना था, बट अभी का सिचुएशन ही ऐसा है कि वो जा ही नहीं सकती और कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा। और सोमा को भी यही चीज समझ में नहीं आ रहा था कि भाई वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो बिल्कुल भी नहीं नीचे गिराएगी, मतलब कि योशिना, तो वो आखिरकार यहाँ पे टोक्यो में रह क्यों रही है, वो हमारे साथ जा भी तो सकती है ना वापिस। वो सोचता है कि मुझे इसका पता लगाना ही होगा, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी ट्रेन आ जाती है और वो जा रहा होता है। और योशिना बताती है कि मेरे लिए ना आत्मसम्मान सबसे बढ़ के है। और सोमा बताता है कि मेरे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो। अगर मुझे अपनी जान को रिस्क में डालनी है ना तो वो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए डालूंगा। मतलब कि वो सारी चीजें ना अपने मन में बोलता है, साफ नहीं बोलता। वो ना बोलता ये है कि तुम्हारे ना बाल में कुछ गंदगी है। और जाने से पहले ना वो योशिना को एक बार हक करता है और किरिशिमा जो होता है ना वो छिप के ना ये सारी चीजें देख रहा था, मतलब कि आप लोग देख ही सकते हो। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं और मेट्रो में ना काफी ज्यादा भीड़ होता है, इस कारण ना वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। लेकिन इस टाइम पे भी ना किरिशिमा की नजर चारों तरफ थी, क्योंकि भाई वो याकुजा गैंग का बंदा है और उसके ऊपर खतरा तो हर वक्त पे बना ही रहेगा। और इतने भीड़ वाले मेट्रो में सफर करना ना ये योशिना का पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि ओसाका में ना उसके लिए तो पर्सनल गाड़ी हुआ करता था। और जब वो ये सब बातें बता रही थी ना उस टाइम पे ना किरिशिमा काफी ज्यादा गुस्से में होता है और योशिना ना उसको फील कर लेती है। और जब वो दूसरे पल किरिशिमा को देखती है ना तो वो फिर से वहाँ पे हंसने लगता है। और एक बार जब वो क्लास में होती है ना तभी भी वो नोटिस करती है कि किरिशिमा भी काफी ज्यादा गुस्से में है और वो नोटिस कर लेती है मतलब इस चीज को, लेकिन वो उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। और रात के टाइम ना वो अपने पुराने कपड़े ट्राई कर रही थी पहन के, और ये चीजें अगर कोई देखता ना तो उसको लगता कि ओसाका जाने का प्लान बना रही है योशिना। लेकिन योशिना तो बस वहाँ पे अपने कपड़े चेक कर रही थी कि कौन से फेंकने चाहिए कौन से रखने चाहिए। और तभी वहाँ पे किरिशिमा आ जाता है और ओसाका से ना एक कुछ बॉक्स आया था, वो देने के लिए आया था मतलब कि वो। और जब भी किरिशिमा कपड़े इधर उधर बिखरे हुए देखते हैं ना तो भाई उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने तो यही सोचा कि वो ओसाका वापस जा रही है। और योशिना भी इस चीज को फील कर लेती है और सोचती है कि कहीं ये फिर से मुझे मारने की कोशिश ना करे, और क्या पता ये सोमा के कारण तो इतना ज्यादा गुस्सा नहीं है ना अभी तक। और तभी किरिशिमा बताता है कि मुझे सबसे पहली बात तो यही नहीं पता कि आखिरकार गुस्सा होता कैसा है, और किरिशिमा को तो ये भी नहीं पता था कि आखिरकार लोग गुस्सा कैसे होते हैं। और तभी योशिना बोलते हैं कि अगर तुम उस टाइम पे क्या करोगे जब तुम्हें पता लगेगा कि मेरे और सोमा के बीच में कुछ चल रहा है। और इससे ना किरिशिमा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जिस लड़की के साथ घूमा करता था ना, मतलब कि वो सब चीजें किया करता था, उसके ऑलरेडी बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड हुआ करते थे, और उसको इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सोमा के साथ सोना भी चाहती है तो वो कर सकती है। भाई कुछ ज्यादा खुले विचार का बंदा नहीं है क्या। और किरिशिमा बोलता है कि अगर तुम्हें सोमा के साथ कहीं पे भी जाना है, कुछ भी
करना है, सोना है, किस करना है, कुछ भी करना है तुम कर सकती हो, बट प्लीज तुम वो मेरे सामने करना। और जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा ना तो मैं उसके बाद सोमा का काम खत्म कर दूंगा। और योशिना तो वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये बंदा इतना ज्यादा गुस्सा है सोमा को लेके। और किरिशिमा बोलता है कि क्या तुम सच में सोमा को पसंद करती हो? और योशिना बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी फैमिली की तरह है और मैं उसको एक फैमिली मेंबर मानती हूँ। बट किरिशिमा को ये पता था कि वो दोनों खून के रिश्तेदार नहीं है और इस कारण भाई काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और योशिना भी बताती है कि जिसके साथ वो बड़ी हुई है उनके साथ भी उनका खून का संबंध नहीं है। और योशिना को इतना तो पता चल चुका था कि भाई किरिशिमा भी जेलस होता है। और किरिशिमा भी बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं नॉर्मल बन सकता हूँ। और योशिना ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि किरिशिमा ना उसके आइडियल गाय की तरह बिहेव करेगा, और अगर वो ऐसा बिहेव करता भी है ना उसके बाद भी मैं कभी भी उसको पसंद तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और योशिना का इतना खतरनाक वाला फॉर्म देख के ना किरिशिमा और भी ज्यादा पसंद करने लगता है। लेकिन योशिना को ना अब इन सब चीजों से ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब वो अगले दिन सो के उठती है ना तो उसको बुखार होता है और तभी किरिशिमा ना उसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी वाली चीजें लेके आता है और बोलता है कि अगर तुम्हें भूख लगी है और कुछ खाने के लिए चाहिए तो तुम बता देना, मैं ला दूंगा तुम्हारे लिए। और योशिना ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि इसके बाद वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। और तभी किरिशिमा बताता है कि मैं तो स्कूल जाने ही वाला नहीं हूँ, जब तक तुम ठीक नहीं होती मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाला हूँ। और योशिना इस काम के लिए मना कर देती है। और तभी किरिशिमा बोलता है कि तो फिर चलो, फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। और योशिना को ना हॉस्पिटल भी नहीं जाना था क्योंकि उसको हॉस्पिटल से काफी ज्यादा डर लगता है। और वो डरना उसको पहले से नहीं लगता। जब वो पहली बार किरिशिमा से मिली थी तो उस टाइम पे उसको किडनी बेचना पड़ा था और वो सोचती है कि अब मुझे कुछ और ना बेचना पड़ जाए। और तभी किरिशिमा बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं स्कूल चले जाता हूँ। और स्कूल में भी ना वो हर टाइम पे ना मैसेज किए जा रहा था योशिना को। और जब योशिना का मैसेज नहीं आता ना तभी वो स्कूल को छोड़ के मतलब कि आधी क्लास के बीच में वो घर जाने लगता है। और घर जाने से पहले ना वो कोई काम करना चाहता था और हिगाशी फैमिली का एक लड़का था जिसने ना अपने मालिक की ही बेटी को पटा लिया था। ये बढ़िया काम किया यार उसने। और वो उसको लेके भाग गया था। और यही वाला केस ना किरिशिमा के पास अभी आया था। और काम खत्म करते ही वो तुरंत योशिना के पास आता है। और जब वो योशिना को देखता है ना तो भाई काफी हैरान होता है क्योंकि उसको और भी ज्यादा बुखार बढ़ चुका था। और तभी वो तुरंत इनामोरी को फोन करता है और गाड़ी लेके आने के लिए बोलता है ताकि वो योशिना को हॉस्पिटल लेके जा सके। और हॉस्पिटल जाने के बाद ना उसकी तबीयत अब काफी ज्यादा बेटर हो गई थी। और ये वाली बात ना किरिशिमा रेंजी को बता रहा था। और रेंजी भी ना उसको अपने डील के बारे में बताता है कि तुम्हें पता है ना कि क्या डील थी। और डील ये थी कि किरिशिमा ना योशिना के पीछे पड़ा रहेगा। और ये सारी बातें ना भाई सोमा भी सुन रहा होता है, मतलब कि वो गया ही नहीं था। तो इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। और मैं बताऊँ तो भाई ये एनिमे काफी ज्यादा मजेदार है। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और इसका अगला एपिसोड जो है काफी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसका वेट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।